स्टोन पेल्टर्स और आतंकवादियों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया के एक ऐसे मेंबर हैं एजाज हुसैन, इंजीनियर एजाज हुसैन साहब, जिनसे कई ज्यादा गिले शिकवे हैं और कई ज्यादा अहम तरीन सवालात भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक वक्त काफी मजबूत, ये जो हम ये कह सकते हैं कि उम्मीदवार भी हैं और डीडीसी भी हैं ये। हालांकि पहला जो कश्मीर में कमल का फूल खिला था वो एजाज हुसैन साहब ने ही यहाँ पे जो है वो खिलाया था। सर, पहला सवाल, अगर कोई नौजवान, उसका कोई भाई आतंकवादी है तो उसकी सजा उस आतंकवादी को मिलनी चाहिए, उसके भाई को क्यों मिलेगी? सरकार कह रही है कि उसके भाई को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। आज पहले ही बेरोजगारी है और इस तरीके के अगर हुकूमत फैसले लेगी तो पढ़े लिखे नौजवान बच्चे कहां जाएंगे? देखिए, यहाँ पे आतंकवाद ऐसे नहीं है कि दशकों से यहाँ आतंकवाद हुआ है, चाहे कांग्रेस में उसका में हाथ हो या फिर रीजनल पार्टीज का। मैं ये मानता हूँ, देखिए, जो आतंकवादी का जो इकोसिस्टम है उसको खत्म करना ये अवलीन फर्ज होना चाहिए सरकार का। सर, इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए अगर किसी शख्स का कोई कजन ब्रदर या कोई भाई आतंकवादी था या आतंकवादी है तो उसका इंपैक्ट उस पर क्यों पड़ रहा है, उसके भाई पे? वो तो नहीं चाहता कि मेरा भाई आतंकवादी बने, वो तो खुद लिख पढ़कर एक अच्छा सिविलियन और एक अच्छा सिटीजन बनना चाहता है। मैं ये मानता हूँ, देखिए, इसमें पढ़ाई का कोई लेन देन नहीं है। यहाँ आपने देखा डॉक्टर मन्नान भी एक आतंकवादी था, पीएचडी स्कॉलर था। तो पढ़ाई और पढ़ाई लिखाई से मुझे नहीं लगता मतलब उसमें कोई ये है। हाँ ठीक है, जब सरकार ने कोई फैसला लिया उन्होंने कोई सोच समझ के लिया होगा। और दूसरा, मुझे पूरी उम्मीद है वो रिव्यू करेंगे। ऐसे नहीं कि भाई कोई जो रिलेटेड नहीं होगा आतंकवाद से तो उनको सजा मिलेगी, हम उसके पक्ष में नहीं है। एक सवाल तो इंपॉर्टेंट है एजाज भाई, आप भी तो ये समझिए ना कि ये कैसी पॉलिसी लाई जा रही है। इन केस अगर किसी नौजवान का भाई आतंकवादी था या वो आतंकवादी है, दूसरा भाई जो है वो आतंकवाद के रास्ते पे नहीं चलना चाहता, वो लिख पढ़कर एक ऑफिसर बनना चाहता है, वो अपने नेशन को सर्व करना चाहता है, लेकिन हुकूमत अगर ऐसा फैसला ले लेगी कि उसकी वजह से उसको भी नौकरी नहीं दी जाएगी तो कहीं ना कहीं वो भी तो मजबूर हो जाएगा किसी और गलत रास्ते पे जाने के लिए। अगर लिखने पढ़ने के बाद भी उसको नौकरी नहीं मिल रही तो उसके लिखने पढ़ने का फायदा क्या है? और अपने भाई का कसूर दूसरे भाई पे क्यों? देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं ये मानता हूं जो आपने बात बोली वो एक्सेप्शन है। कोई एक परिवार होगा ऐसा जिसके घर में आतंकवादी होगा और दूसरा भाई बोलेगा कि मैं राष्ट्रवादी हूं। स्टोन पेल्टर्स के क्लोज रिलेटिव के लिए भी बोला। मैं वही बोल रहा हूं ना, मैं बोलता हूं सरकार पे हमें जो फैसला लिया है या अभी फैसला नहीं आया है, इसका खाली स्टेटमेंट आई है, हमें वेट करना चाहिए, मौका देना चाहिए। आगे आने वाले टाइम में आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये बात सच है, यहाँ जो आतंकवाद का इकोसिस्टम है, जो व्हाइट कलर टेररिज्म था, उसको समाप्त करना बहुत जरूरी है यहाँ के अमन के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। और मैं मानता हूं जब ये सारी चीजें देखेंगे आने वाले समय में आप खुद पता चलेगा कोई हमारी जो सरकार है जालिम नहीं है। आपने देखा यहाँ जो हुर्रियत के जो बच्चे थे उन्होंने बोला कि हम लोग देश हित में काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, और उनको अगर बाहर जाना था पढ़ाई के लिए उनको पासपोर्ट दिया गया। मैं ये नहीं मानता हूँ जो स्टेटमेंट आई है, हाँ ठीक है, पॉलिटिकल अभी चुनाव चल रहे तो स्टोन पेल्टर्स के क्लोज रिलेटिव्स के साथ भी ऐसा ही होगा। अब किसी ने स्टोन पेल्टिंग 2010 में 2008 में किया है तो उसकी सजा उसके भाई को क्यों मिलेगी? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ, देखिए, आप आवाज उठाए ना हुकूमत तक, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं। बिल्कुल आप निश्चित रहिए। मैं अपने जो दोस्त है, जो व्यूअर्स है, मैं उनको बताना चाहता हूँ, आप आश्वासन रखिए, ऐसा कोई सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं है और अभी तक खाली स्टेटमेंट आई है। जो अगर कोई स्टोन पेल्टिंग में इन्वॉल्व हुआ है उसको सजा दी जानी चाहिए। अगर उसके कोई रिलेटिव्स है जिनको दूर दूर तक उसका जो एक्टिविटीज है उनमें कोई रोल नहीं है तो उसको मुझे नहीं लगता कोई सजा दी जानी चाहिए। इस बार हज पे लोग गए, उनकी भी शिकायतें आई हैं कि जनाब हमें वहां पे भेड़ बकरियों की तरह ट्रीटमेंट किया गया है हमारे साथ। जितने भी हाजी यहाँ से हज करने के लिए गए कहते हैं जी एक ही बस में जो है वो 100 हाजियों को डाला जा रहा है, एक कमरे में 10-10 लोगों को सुलाया जा रहा है। कई सारों ने गिले शिकवे किए कि मक्का से जद्दा से जब हम रवाना हुए मक्का के लिए तो हमें गाड़ी में जो खाना पीना नहीं मिला, कोई हमें फैसिलिटी फराहम नहीं की गई है। कई सारे जो हाजी साहिबान हैं उनकी भी शिकायतें हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया से। मैं ये मानता हूँ, देखिए, हज एक सेक्रीफाइस है ना। और दूसरा, जो हज कमेटी ऑफ इंडिया खुद से वहां गई, वहां पे एकोमोडेशंस का जायजा लिया, वहां ट्रांसपोर्टेशन का जायजा लिया। हाँ, कुछ दिक्कतें हो सकती है, मैं नहीं बोलता हूं कि भाई 100% सारा ठीक होगा, कहीं ना कहीं दिक्कतें होती है। और जो हमें नोटिस में आ जाता है हम तुरंत वहां के सीजीआई को या फिर अपने चेयरमैन जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया यहाँ जम्मू कश्मीर से जो आजमीन गए, उन्होंने भी कहीं मुझे फोन किया कि जी मदीना शरीफ में हमें अकोमोडेशन का मसला था। उसी टाइम मैंने हज कमेटी ऑफ इंडिया से फॉरवर्ड करके उनका समाधान किया। अगर किसी को भी लगता है, हज सुविधा ऐप है,
हाजियों के पास, वो ऑनलाइन ऐप है। अगर किसी को भी कोई ग्रीवेंस है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मीडिया और गिविंग हाइप, वो वहां पे मैसेज करे कि भाई मेरा ये इशू है, उनके साथ खादिम है, तो हम लोग कोशिश करेंगे उनको एड्रेस करने के लिए। कितने ज्यादा लोगों की इस बारी जो शिकायतें मौसूल हुई हैं आपको? देखिए 5-6 लोगों का मुझे फोन आया था। एक तो जो जोफा में जाने वाले हाजी थे, उनको जो छत के बिना गाड़ी होती थी वो थोड़ी डिले हो गई थी। उसके बाद मुझे कल एक फोन आया कि भाई मदीने शरीफ में हमें जाना है, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजाम करिए। मैं बोलता हूँ देखिए पूरे वर्ल्ड से हाजी आ रहे हैं वहां पे, आप खुद समझिए, जब पूरे वर्ल्ड से वहां हाजी आ जाएंगे, वहां कितना भीड़ होगा, कितनी रश होगी, ट्रांसपोर्टेशन में भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन मैं कुल मिला के ये मानता हूँ इंशाल्लाह जो पिछले साल की सुविधाएं थी, इस साल उससे अच्छी सुविधाएं होंगी। एक बड़ा सवाल तो ये कि भारतीय जनता पार्टी इस बारी तीनों सीटों पे अपना कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा कर पाई, न ही कश्मीर में, न ही बारामूला सीट पे और न ही अनंतनाग सीट पे। क्या आप ये मानते हैं कि ये आप लोगों की हार है? इलेक्शनों से पहले आप लोगों ने अपने हाथ खड़े कर लिए और घुटने टेक दिए रीजनल पार्टीज के सामने। देखिए ऐसा नहीं है। देखिए जो आज का चुनाव था, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए चुनाव था, पीएम को हमने चुनना था। मैं ये मानता हूं, देखिए लास्ट टाइम भी जब हमारी सरकार थी, उस टाइम भी 3 MP NC के थे, तो वो उन लोगों ने क्या किया वहां पे। और इस बार जो आप बोलते हो कि भाई ये जरूरी नहीं है कि भाई हमें इलेक्शन ही जीतना है तभी हम लोग जम्मू कश्मीर को जीतेंगे। हम लोग दिलों, जैसे हमारे अमित शाह जी ने बोला, हम यहाँ के लोगों के दिलों को जीतेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम लोग दिल जीत पाते तो आपके उम्मीदवार होते, खाली हाथ क्यों बैठे रहते? जरूरी नहीं है भाई, हर चीज में सरकार मतलब ना वो जीतना ही जरूरी नहीं होता है। मैं ये मानता हूँ अगर यहाँ डेमोक्रेसी फ्लोरिश हो जाएगी, अगर यहाँ वोटिंग परसेंटेज बढ़ गई, ये हमारे लिए कामयाबी है। क्या मजबूरी आई कि आपने बैट और बॉल को सपोर्ट किया सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जमात को? क्या अपने पास आप लोगों का कैडर या आप लोगों की लीडरशिप नहीं थी? ऐसा नहीं है, हमारे पास लीडरशिप भी है और कैडर भी है, लेकिन हमेशा भारतीय जनता पार्टी का हमेशा स्लोगन रहा है नेशन फर्स्ट और पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। हम लोग तीसरी पंक्ति में बैठने वाले लोग हैं, इसलिए हमें चुनाव हो नहीं हो तो नहीं था कि आप लोगों के पास यहाँ पे कैडर नहीं था, लोग आपके साथ जुड़े हुए नहीं थे, वो एक रीजन हो सकता है। 2020 में जब हम लोग DDC की 3 सीटें जीत सकते हैं, आज 2024 चल रहा है। आप देखिए अगर कल की डेट में असेंबली हो जाती है, इंशाल्लाह आप देखोगे यहाँ पे अच्छे सीटें असेंबली में भी आ जाएंगे। रविंदर राणा के लिए पहले कहा जा रहा था कि वो आएंगे, उनका इंतजार हो रहा था। लास्ट फाइनल स्टेज पे अनाउंसमेंट कर दी कि बीजेपी जो है वो सपोर्ट कर रही है सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी को। आपको नहीं लगता कि आपके पास लीडर होने के बाद भी उस लीडर की कोई कदर ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ हमारी पार्टी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, क्योंकि हमारी पार्टी कोई एक परिवार फैसला नहीं लेता है। सेंटर में दिल्ली में बैठ के पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, वो फैसला लेती है। जो उन्होंने फैसला लिया होगा, हम लोग बिल्कुल उनके सम्मान करते हैं और उसका रिस्पेक्ट करते हैं और चाहते हैं कि भाई जो दिल्ली से आदेश होगा आपने जम्मू कश्मीर के लिए, वो हम लोग इलेक्शन लड़ने से पहले इलेक्शन हार चुके हो आप। ऐसा नहीं भाई, मुझे बताओ ना, जब हमारी आपकी कोई आपका कोई उम्मीदवार नहीं है ना, इसलिए हमारी सरकार थी PDP में, हमने सरकार को ठुकराया। भाई हम लोग ये पावर हंग्री पीपल नहीं है। आप देखिए हमारी इंशाल्लाह आप 4 जून को टीवी ऑन रखना, हमारी 400 पार होने वाली है। यहाँ पे क्या होगा जम्मू कश्मीर में कितनी पार होंगे? 1 पार हो सकती है? नहीं, इंशाल्लाह हमारी दोनों सीटें, जिन 2 सीटों पे हमारी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे डॉक्टर साहब और अपने जुगल किशोर जी, डॉक्टर साहब का रिकॉर्ड रहा है, उनने लास्ट टाइम 7 लाख वोटों से जीता है, इस बार 10 लाख वोटों से वो जीत के आ जाए। पूरे हिंदुस्तान में क्या ऐसी कोई रियासत है जहाँ पे 3 सीटों पे कोई उम्मीदवार नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, माँ सिवा जम्मू कश्मीर के? नहीं, बहुत सारी ऐसे है, ऐसा नहीं है। मतलब बहुत जगह कोलिशन भी है, जैसे ओडिशा में, वहां पे भी कुछ सीटों पे कोलिशन है, या अपना नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे वहां पे भी बहुत सारी सीटों पे कोलिशन है। ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल फील्ड है, इसमें कोई परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट दुश्मन तो है नहीं कोई। इलेक्शंस के लिए तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार है, हमने मांग भी की। इलेक्शंस बिल्कुल असेंबली इलेक्शन हम लोग दम खम पे लड़ेंगे, जैसे हमारी माननीय अमित शाह जी ने यहाँ पे आके स्पष्ट किया कि हम लोग 90 के 90 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। आप उम्मीद रखिए इंशाल्लाह। पार्लियामेंट की 3 पे तो लड़ नहीं पाए, बाकी 90 पे लड़ने के लिए तैयार हैं आप? मैं बोलता हूँ पार्लियामेंट की जो सीट्स थी उसका मैंने आपको जवाब दिया, बट असेंबली के आप देखोगे इंशाल्लाह असेंबली में हमारी अच्छी सीटें आ जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एजाज बलहामी जी थे, जिनसे कई सारे अहम तरीन सवालात हमने पूछे जम्मू कश्मीर के, जो इस वक्त के हालात वाक़ात हैं उनको लेकर भी, जो पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं उनको लेकर भी, और हज का एक बहुत बड़ा रोल रहता है हर मुसलमान की ज़िंदगी में, और अगर उसी में कोई मुश्किलात पैदा हो जाए तो फिर उसके ऊपर सवाल करना इंतहाई अहम ज़रूरी है। और जो सरकार एक पॉलिसी ला रही है कि जो कोई भी शख्स जिसके परिवार से कोई भी मिलिटेंसी में या टेररिस्ट है या स्टोन पेल्टर है, उसे नौकरी नहीं दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यह सरकार का गलत फैसला हो सकता है। क्योंकि अगर कोई लिखा पढ़ा हुआ PhD नौजवान नौकरी करना चाहता है, उसके हाथ से रोजगार छीन कर फिर आप क्या देना चाहते हैं, ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए। तो कश्मीर में हैं हम, और हमें सबसे मजबूत, ताकतवर और सबसे काबिल लीडर एजाज हुसैन साहब लगे, इसीलिए हम इनके पास आए और हमने इनसे गुफ्तगू की। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।